नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम यूपीपीसीएल, टीजी2, यूपीआरवीएनएल और डीआरडीओ की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड थ्योरी के स्पेशल क्वेश्चनों की सीरीज चलाई जा रही है। तो चलिए उसी सीरीज को स्टार्ट करते हैं और ये रहा आज का पहला नंबर क्वेश्चन। पहले नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट दिखाया गया है ये एक कॉम्बिनेशन प्लायर है और इस कॉम्बिनेशन प्लायर में पूछा गया है कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन प्लायर का टाइप्स है। ऑप्शन जो ए में दिया है डायगोनल प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर, फ्लैट नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर। इसमें आप देखेंगे तो इसके जबड़ा जो है वो चपटा है। इसका मतलब है स्टूडेंट ये फ्लैट नोज प्लायर है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिगर में दिखाया गया जो कॉम्बिनेशन प्लायर का टाइप है वो फ्लैट नोज प्लायर है। अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर कि भूमिगत तारों में धातु आवरण के ऊपर की एक परत लगाई जाती है जिसे जूट या हेसिंग टेप जैसी जालीदार सामग्री होती है। तो ये कौन सी होगी स्टूडेंट? जब हम केबल की डिजाइनिंग करते हैं तो इसका जो लेयर उस पे चढ़ाते हैं इसका ट्रिक होता है सब LPC होता है। सबसे अंदर स्टूडेंट जो होती है वो कोर होती है, इसके ऊपर हम पेपर इंसुलेशन देते हैं और इसके ऊपर लेड सीट आती है। इसी का जो दूसरा नाम होता है मेटालिक सीट होती है और यही धातु आवरण कहा गया है। तो इसके ऊपर कौन सी लेयर आएगी? तो बेडिंग आएगी। इसी को पूछा था और ऑप्शन नंबर बी में आप देखेंगे तो दिया गया है बेडिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, अगले नंबर क्वेश्चन में 3rd नंबर में कि जब प्रेरण मोटर के साथ तुलना की जाती है तो एक तुल्यकाली मोटर में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। देखिए, तुल्यकाली मोटर एक ऐसी मोटर होती है जो सेल्फ एक्साइटेड नहीं होती है, ये डबल एक्साइटेड के अंतर्गत आती है और तुल्यकाली मोटर कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है। और इसकी ये भी विशेषता होती है कि ये तीनों पावर फैक्टर पे वर्क करती है। यूनिटी पावर फैक्टर पे भी वर्क करती है, लैगिंग पावर फैक्टर पे भी वर्क करती है और लीडिंग पावर फैक्टर पे भी वर्क करती है। तो इसमें कथन में कहा है कि सभी शक्ति गुणक पर वर्क करता है, चाहे पश्चगामी हो और अग्रगामी हो। तो बिल्कुल सही बात है। इसकी दक्षता जो होती है वो उच्च होती है क्योंकि ये कांस्टेंट मोटर के अंतर्गत आती है। तो बी भी सही है और सी जो है कि ये महंगी है, तो ये महंगी भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि ए बी सी तीनों सही है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर स्टूडेंट, 4 नंबर क्वेश्चन को जब आप देखिएगा तो ध्यान से इसको समझिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक 6 ध्रुव डीसी मशीन में आर्मेचर में द्विक लैप कुंडली है तो मशीन में कितने समांतर पथ होंगे। लैप बाइंडिंग के लिए समांतर पथ की संख्या निकालनी होती है तो पोल और इनटू प्लेक्स होता है। अब यहाँ पे पोल स्टूडेंट 6 दिया है तो 6 और प्लेक्स 2 है तो यहाँ 2, 6 दूनी का 12 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही प्रश्न वेव बाइंडिंग के लिए स्टूडेंट रहता तब क्या प्रश्न बनता? वेव बाइंडिंग के लिए रहता तो 2 इंटू वहां प्लेक्स होता है और यहाँ पे प्लेक्स में 2 है तो 2 दूनी का 4, यानी 4 रास्ते हो जाते वेव बाइंडिंग के लिए। फिलहाल लैप का पूछा गया है इसलिए हम ऑप्शन सी 12 सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि तुल्यकाली मोटर में तुल्यकालिक खोए बिना मोटर द्वारा विकसित अधिकतम बल आघूर्ण को क्या कहा जाता है। तो तुल्यकालिक तो खोए बिना जो टार्क डेवलप होगा वह पुल आउट
टार्क होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और जिस टार्क पर तुल्यकाली मोटर स्टार्ट हो जाती है तो वह हमारा पुल इन टार्क होता है, तो उस कंडीशन में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6 नंबर कि निम्न में से कौन सा विकल्प परमाणु का केंद्रीय भाग होता है। किसी परमाणु का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, प्रोटॉन कहलाएंगे, नाभिक कहलाएंगे कि न्यूट्रॉन कहलाएंगे। तो किसी भी परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है वो नाभिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और परमाणु सामान्य अवस्था में उदासीन रूप में होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि उस टैपिंग को क्या कहा जाता है जिसे उपभोक्ता या लाइन को विद्युत शक्ति की आपूर्ति करने के लिए निकाला जाता है, जहां से उपभोक्ता को विद्युत की आपूर्ति की जाती है। मतलब कौन सी ऐसी ट्रांसमिशन लाइन है जिस पर उपभोक्ता अपने लोड को कनेक्ट करता है, जहां से उपभोक्ता के लिए टैपिंग निकाली जाती है। ट्रांसमिशन जो हमारी वोल्टेज है वो प्राइमरी ट्रांसमिशन है, इसके बाद हमारी सेकेंडरी ट्रांसमिशन आ जाती है, इसके बाद प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, इसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। स्टूडेंट, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसी को हम फीडर बोलते हैं, और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। तो फीडर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को लाइन डिस्ट्रीब्यूट करता है, और डिस्ट्रीब्यूटर जो है इसी डिस्ट्रीब्यूटर पे हमारे कंज्यूमर की टैपिंग निकाली जाती है। तो यहाँ यही पूछा गया था कि टैपिंग कहाँ निकाली जाती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पर यानी डिस्ट्रीब्यूटर पर निकाली जाती है, क्योंकि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को हम डिस्ट्रीब्यूटर ही तो बोल रहे हैं और इसी पर हमारा लोड होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर यानी वितरक पे हमारे कंज्यूमर की टैपिंग रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक 3 फेज अल्टरनेटर में स्थिर आर्मेचर के चारों ओर कम से कम ... वाइंडिंग स्पेस होते हैं। तो 3 फेज जो अल्टरनेटर होते हैं इनमें फेज का क्रम आर वाई बी होता है और ये आपस में 120 डिग्री पर स्थापित होते हैं, और इनमें फेज जो होंगे 3 फेज होंगे, और फेज कौन कौन? आर वाई बी। तो ऑप्शन नंबर स्टूडेंट यहाँ सी सही हो जाएगा ना, 3 फेज और प्रत्येक फेज 120 डिग्री पर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि 9 नंबर की N1 टर्न वाले ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन में औसत ईएमएफ की गणना कीजिए। स्टूडेंट, इस पर 3 प्रश्न बनते हैं, आप जरूर तीनों प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें अगर ईएमएफ का मैक्सिमम मान पूछ दे तो क्या फार्मूला बनेगा, वो देखिए 2 पाई एफ N1 प्राइमरी वाइंडिंग के लिए। अगर ये सेकेंडरी वाइंडिंग में पूछता तो केवल N1 के जगह पे N2 कर देते। तो ये जो होगा ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन मैक्सिमम वैल्यू के रूप में 2 पाई एफ इंटू N1 हो जाएगा। यही यदि एवरेज की बात पूछेगा तो एवरेज के लिए स्टूडेंट हो जाएगा फार्मूला 4 फाई मैक्स एफ N1। इसमें स्टूडेंट आप याद रखिएगा 5 ही आएगा इसमें, एवरेज मैक्सिमम वाले में। एवरेज में क्या बना 4 फाई मैक्स एफ फ्रीक्वेंसी और इंटू N1, और इसी को स्टूडेंट पूछा गया था, औसत मान की गणना की गई। तो औसत मान कितना बना, इतना बनाना, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 4 एफ N1 फाई मैक्स, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें ध्यान रखिएगा एक और आरएमएस मान में होता है, तो उसका फार्मूला क्या बनेगा उसको आप सभी देख लीजिए। आरएमएस मान में जो फार्मूला बनेगा 4.44 इंटू 5 मैक्स एफ इंटू एन। ये जो है
ये आरएमएस मान में ट्रांसफार्मर का इक्वेशन है। हम तीनों यहाँ पे आपको समझाए, आरएमएस मान भी हो गया, एवरेज मान भी हो गया और मैक्सिमम मान भी हो गया। अगला जो क्वेश्चन है ये स्टार्टर से है, 10 नंबर क्वेश्चन कि प्रेरण मोटर में निम्न में से किन प्रत्यावर्तकों का उपयोग किया जाता है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में किस प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जो है कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इसका किया जाता है, ये 5 HP तक उपयोग किया जाता है। DOL स्टार्टर यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसके बाद स्टार डेल्टा स्टार्टर इसका भी प्रयोग किया जाता है और ये 5 HP से लेकर के 15 HP तक होते हैं। इसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर ये भी इंडक्शन मशीनों में होता है और इसकी रेटिंग जो होती है 20 HP से ऊपर होती है। तो यहाँ पे इंडक्शन मशीन में हम तीनों स्टार्टर का उपयोग करते हैं। DOL स्टार्टर यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, रेटिंग जो है 5 HP तक है। स्टार डेल्टा स्टार्टर रेटिंग 5 HP से 15 HP तक है और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर इसकी रेटिंग जो है 20 HP से ऊपर है। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ऑप्शन सी यानी तीनों स्टार्टर इंडक्शन मोटर में यूज किए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन जो है 11 नंबर कि निम्नांकित परीक्षण चित्र उपकरण को पहचान करके आपको बताना है कि प्रचालन वोल्टेज इसका क्या है। एक व्यक्ति है जो फेज टेस्टर के द्वारा टेस्टिंग कर रहे हैं, तो ये टेस्टिंग जो हो रही है उसका वोल्टेज कितना होगा और कितने पर ये वोल्टेज टेस्टिंग किया जा रहा है, परीक्षण किया जा रहा है कि वोल्टेज यानी इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है। तो ये जो इसमें टेस्टर है ये फेज टेस्टर भी बोलते हैं और इसे नियामक परीक्षण भी बोला जाता है और इसकी रेटिंग जो होती है 100 वोल्ट से 250 वोल्ट होती है। हमारे 250 वोल्ट सिंगल फेज में ही तो लाइन होती है। यानी ऑप्शन नंबर स्टूडेंट डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नियामन परीक्षण 100 वोल्ट से 250 वोल्ट। अगला जो क्वेश्चन है ये ट्रांजिस्टर से है, आप सभी इसको ध्यान से देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित प्रतीक किस प्रकार के शक्ति इलेक्ट्रॉन का उपकरण है। तो देखिए इसी को फिगर से पहचानना है आपको कि ये किसका है। तो देखिए यहाँ टर्मिनल जो है इसके 3 दिखाए गए हैं, ड्रोन है, सोर्स है और ये गेट टर्मिनल है और इसमें अंदर की तरफ कनेक्शन इसका दिखाया गया है। तो ये जो ड्रोन सोर्स गेट जो होते हैं ये जो है फेट के हैं, FET या इसी को हम इसी का अपडेटेड है मोसफेट का भी है। तो देखिए फेट तो यहाँ कहीं ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन ए और सी कट गए। अब जो मोसफेट का है ये, और मोसफेट में भी ध्यान रखना है कि जब ये अंदर की तरफ इसका मार्किंग किया रहेगा तो यह N टाइप मोसफेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर यही प्रश्न बाहर की तरफ एरो दिखाया रहता तो यह P टाइप मोसफेट हो जाता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, N टाइप मोसफेट। अगला जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल है 13 नंबर कि यदि एक 10 ओम के प्रतिरोधक 2 एम्पियर धारा की प्रवाहित होती है तो इस प्रकार वोल्टता का मान क्या होगा। तो V बराबर IR होता है और I का मान जो है वो 2 है, R का मान 10 है, तो 10 दूनी का 20 और वोल्टेज निकाल रहे हैं तो मात्रक हो जाएगा वोल्ट। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर कि 100 वाट बाई 230 वोल्ट निर्धारित रेटिंग के एक बल्ब के तप्त प्रतिरोध का गणना करना है, रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना है। R इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा V²/P। अब इसी फार्मूले में बैठाएंगे तो ये P है और ये वोल्टेज है, तो V² यानी 230 इंटू 200
30 अपान 100 वाट। ये जीरो मारा जाए, ये जीरो मारा जाए, 29 इंटू 23 का स्क्वायर 529 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 529, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर की सिरोपरि वितरण लाइनों में विभागीय संयोजन हेतु विद्युत ऊर्जा जोड़ा जाता है, तब इसमें कौन से ज्वाइंट का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, सर्विस कनेक्शन में ओवरहेड लाइनों में जो ज्वाइंट लगाया जाता है वो टी ज्वाइंट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है टी ज्वाइंट, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो है 16 नंबर की उत्पादन केंद्रों में निम्न में से किस वोल्टेज स्तर पर उत्पादन किया जाता है वोल्टेज का। तो याद रखिएगा 11 वोल्ट पर वोल्टेज का उत्पादन होगा। वैसे तो 1.1 पर भी वोल्टेज का उत्पादन होता है केवी पर, 3.3 केवी पर भी होता है, 6.6 केवी पर भी होता है, इसके बाद 11 केवी पर भी होता है, इसके बाद 12 केवी पर भी होता है, उसके बाद 13.2 पे भी होता है। ये सब जनरेशन वोल्टेज ही है, उत्पादित वोल्टेज ही हैं, लेकिन यहाँ पे 11 किलो वोल्ट दिया था, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी सही करेंगे, 11 वोल्ट। अगला जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल है 17 नंबर। ध्यान से इस न्यूमेरिकल को आप सब समझिएगा। 250 वोल्ट 4 ध्रुव तरंग कुंडलित डीसी सीरीज मोटर के आर्मेचर 782 चालक हैं। इसमें संयुक्त आर्मेचर है और श्रेणी क्षेत्र प्रतिरोध 0.75 ओम है। मोटर 40 एम्पियर की धारा लेती है, तो बैक ईएमएफ की गणना करना है। मोटर के लिए टर्मिनल वोल्टेज के रूप में फार्मूला बनता है V = EB + IA/RA। इसी पे आपको गणना करनी है। EB का मान पूछा गया है, बैक ईएमएफ। वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज जो है 250 वोल्ट है, EB निकालना है प्लस IA। आर्मेचर करंट जो है वो देखिए 40 दिया गया है, यानी 40 हो जाएगा इनटू रजिस्टेंस जो है 0.75 है। तो 0.75 है, तो इसमें आप इनटू करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 4 5 20 शून्य हासिल 2, 4 7 28 2 30 हो जाएगा। यानी अब इसमें 2 अंक के बाद दशमलव कट जाएगा, यानी 30 आ गया। अब इस 30 को उधर लेके जाइएगा तो फाइनली बन जाएगा 250 - 3 = EB, यानी ये बन जाएगा 250 - 30 = EB। अब EB = 250 - 30 यानी 220 वोल्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 220, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर, ध्यान से देखिएगा कि 1.7 mm² अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तांबे के तार की लंबाई ज्ञात करनी है, जिसमें प्रतिरोध 0.3 ओम का प्रतिरोध है। तांबे की प्रतिरोधकता 0.017 माइक्रो ओम है, तो इसमें आपको उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। फार्मूला जो हो जाएगा R = L/A। इसी L का मान निकालना है, तो यहाँ से फार्मूला जो बनेगा L = RA/ρ बन जाएगा। और प्रतिरोध जो है 0.3 दिया है, इनटू क्षेत्रफल जो है वो दिया गया है 1.7 mm² दिया गया है। तो mm² दिया गया है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 10⁶ अपान mm²। 1 मीटर में 1000 mm, तो mm² है तो 3 मतलब 1000 × 1000, 3 6 0 हो जाएगा, अपान
रो का मान दिया है 0.017 इंटू 10⁻, देखिए ये माइक्रो ओम में है तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब देखिए -6 + 6 कैंसिल आउट। अब इसमें क्या करना है कि ये पॉइंट अगर पॉइंट 3 पर है तो इस पॉइंट को आप हटाइएगा तो ये पॉइंट हटेगा, नीचे एक अंक खिसक जाएगा। अब ये देखिए कि ऊपर में दशमलव अब नहीं है, नीचे में दशमलव है, तो 1.7 mm² में भी एक दशमलव है, तो ये दशमलव आप आउट करेंगे तो ये दशमलव यहाँ जाके लग जाएगा। अब फिर एक अंक के बाद दशमलव रहा तो ऊपर 10 लिख देंगे तो ये भी दशमलव हट जाएगा। अब देखिए ये 17 से ये 17 कैंसिल आउट, ये 3 बचा है, 3 × 10 यानी 30 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 30, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 30 मीटर। उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसमें इतने ही क्वेश्चन को हम रखते हैं। एग्जाम नेक्स्ट पार्ट आपके विश जरूर बहुत जल्द लाएंगे। तब तक इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बहुत कुछ इसमें सीखने को आपको मिलेगा। और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।